हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। थ्री ऑब्जेक्ट्स ए बी एंड सी आर केप्ट इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस. These have masses m, 2m and m respectively. The object A moves towards B with a speed 9 meter per second and makes an elastic collision with it. मतलब A जो है वो मूव करता है B की तरफ towards with speed 9 meter per second and makes an elastic collision. यानी कि ए और बी के बीच में जो कोलिजन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? इलास्टिक कोलिजन हो रहा है यहां पर, ठीक है। बी मेक्स ए कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन विद सी, और जो बी और सी के बीच कोलिजन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? इन इलास्टिक, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन। कंप्लीटली इन इलास्टिक का मतलब परफेक्टली, यानी कि बी जब सी से कोलाइड करेगा तो वो स्टिक कर जाएगा उसके साथ में और दोनों कॉमन वेलोसिटी से यहां पर मूव करेंगे। All motions occur on the same straight line. Find the speed of the object C. मतलब उसने कहा C की स्पीड बताओ, तो ये तो उसने बस ऐसे कह दिया कि C की स्पीड बताओ, बाकी C और B की स्पीड रहेगी तो सेम ही, क्योंकि बाद में कोलिजन के बाद दोनों क्या हो जाएंगे? साथ में हो जाएंगे, मतलब स्टिक कर जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहां पर देखें कि ये एक तरह से कह सकते हैं दो क्वेश्चंस को मिक्सअप कर दिया गया। ए और बी के बीच इलास्टिक और बी और सी के बीच परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो आपको दो बार यहां पर फॉर्मूला यूज करना रहेगा, ठीक है। ट्राई करो। देखो बहुत ज्यादा इसमें सिंबल्स वगैरह नहीं बनाएंगे, जो फार्मूले हैं वो हमारे दिमाग में रहेंगे और हम लोग उन्हीं को डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे यहां पर। तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं जैसे इलास्टिक कोलिजन बिटवीन ए एंड बी। इलास्टिक कोलिजन बिटवीन ए एंड बी। तो अब आप यहां पर देखो कि जैसे अगर हम ए और बी की बात करेंगे, तो ए और बी की बात करेंगे तो आप यहां पर ये चीज ध्यान रखेंगे कि जो ये ए है वो फर्स्ट बॉडी बनेगी और जो बी है वो सेकेंड बनेगी बॉडी, ठीक है। मतलब ये 1 हो जाएगा और वो 2 हो जाएगा। तो आप यहां पर सोचो कि जब आप ए और बी के बीच इलास्टिक कोलिजन देखेंगे तो आपको V1 निकालना है या V2? क्या तुम्हें चाहिए? V2 चाहिए होगा ना, B सेकेंड बॉडी। क्यों V2 चाहिए? क्योंकि बाद में B जाकर C से कोलाइड करेगा, तो B किस वेलोसिटी से जाकर C से कोलाइड करेगा, तो हमें B की वेलोसिटी पता करनी होगी ना, क्योंकि कोलिजन के बाद A से कोई लेना देना रहेगा नहीं। तो इसका मतलब हमें V2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। और आप यहां पर देखेंगे तो अगर हम लोग यहां पर ए और बी की बात करेंगे तो हमें बी की वेलोसिटी चाहिए, यानी कि हमें V2 चाहिए। तो ये 1 है, ये 2 है, तो हम सेकेंड वाली बॉडी को देख रहे हैं वो रेस्ट में, तो हम V2 लिखेंगे। अब V2 में क्या लिखना है? U2 की वैल्यू 0 रखना है। तो U2 0 रखने पर जो फॉर्मूला आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? 1 प्लस E और M1 U1। तो M1 U1, M1 का मतलब हो जाएगा M और U1 का मतलब हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, यानी कि M प्लस 2M, और यहां पर हम क्या लिख देंगे? 9। अब आप देखो यहां पर आप ध्यान रखना, हमने फॉर्मूला नहीं लिखा, सीधे वैल्यूज डाल दी हमने। 1 एंड 2, तो हमें 2 चाहिए, तो 2 की वेलोसिटी के लिए इसको आप M1 मानेंगे, इसको M2, और उसी फॉर्मूले में वैल्यूज रख देंगे। तो आप यहां पर देखो कि E की वैल्यू तो 1 रहेगी ना इलास्टिक कोलिजन के लिए, तो यहां पर ये 1 प्लस 1 इंटू M डिवाइडेड बाई 3M और इंटू 9। तो सॉल्व करेंगे तो M और M कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा? ये 3 आ जाएगा ना यहां पर, तो 9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 6। तो 6 मीटर पर सेकेंड, ये V2 हो गया। अब आप देखो यहां पर क्या रहेगा फिर नेक्स्ट, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। यहां पर देखो लिखा गया था कंप्लीटली इलास्टिक, तो हमने कंप्लीटली लिख दिया। तो चाहे कंप्लीटली लिखो चाहे परफेक्टली लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन बी एंड सी। तो अब की बार क्या होगा? ये जो बी है ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा,
क्योंकि अब हम बी और सी की बात करेंगे, तो ये जाकर इससे कोलाइड करेगा, तो हमारे पास जो कॉमन वेलोसिटी का फॉर्मूला है वही तो लगाएंगे हम यहाँ पर। तो कॉमन वेलोसिटी का फॉर्मूला v इक्वल टू m1 u1, तो m1 का मतलब 2m और u1 का मतलब 6 एंड प्लस m2 u2, तो m और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, क्या आ जाएगा यहाँ पर 12m डिवाइडेड बाई 3m एंड दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड ऑप्शन। नोट कर लिया ना आपने? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A sphere of mass m moving with a constant velocity u hits another stationary sphere of the same mass, मतलब सेम मास यानी कि दोनों की m1 m2 वैल्यू सेम है और u स्पीड से आता है और दूसरे की स्पीड क्या है 0, रेस्ट में है ना, वो स्टेशनरी स्फीयर से कोलाइड करता है। इफ ही इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देन द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द टू स्फीयर्स आफ्टर कोलिजन विल बी, यानी कि कोलिजन के बाद आपको दोनों वेलोसिटीज का रेशियो बताना है। तो जैसे कुछ मेंशन नहीं है तो आप m1 अपान m2 यहाँ पर सॉरी v1 अपान v2 कैलकुलेट करेंगे, यानी कि फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड ही रखेंगे फिर। तो जो यहाँ पर m है वो मूव करते हुए जा रहा है किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, हिट करता है दूसरे को। तो जस्ट यहाँ पर सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, v1 अपान v2 ही तो निकालना है। तो आप यहाँ पर एक ही लाइन में लिख लो v1 डिवाइडेड बाई v2 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर जैसे अगर आप m1 और m2 की बात कर रहे हैं तो वो दोनों है सेम और u1 की वैल्यू है u एंड u2 की वैल्यू क्या है 0, ठीक है, u2 क्या है 0। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप फार्मूला लिखो। तो जब आप u2 0 रखेंगे v1 रखेंगे तो पहला वाला ही टर्म तो आएगा ना m1 माइनस em2, तो आप लिखेंगे m माइनस em, m1 माइनस em2 मतलब m1 माइनस em2 और फिर डिवाइडेड बाई, थोड़ा सा ऊपर लिख दें, m माइनस em डिवाइडेड बाई m प्लस m, m1 प्लस m2, ठीक है, और इनटू u1, तो u1 का मतलब क्या है u एंड डिवाइडेड बाई। अब जब v2 रखेंगे तो आप v2 के फॉर्मूले को अपने माइंड में रखो, तो हमें पता है कि u2 पहले स्टेप में आ जाता है क्योंकि 1 की जगह 2, 2 की जगह 1 आता है ना, तो जो आगे वाला स्टेप है वही बचेगा, यानी कि वो बचेगा 1 प्लस em एंड डिवाइडेड बाई m प्लस m और इनटू u, ठीक है, यही बचेगा। तो देखो ये जो है आप ऐसे तभी लिख पाएंगे जब वो पूरा फार्मूला आपके माइंड में एकदम क्लियर होगा, ठीक है, कि v1 और v2। और अगर आपको नहीं क्लियर है तो फिर आपको पहले पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फिर उसमें वैल्यूज डालनी पड़ेंगी, आपके स्टेप्स बढ़ेंगे। तो हमने इसीलिए डायरेक्ट लिखा है कि हम आप चाहते हैं कि आप इसे डायरेक्टली लिखो। तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो ज्यादा यहां दिमाग मत लगाना, ठीक है, यही सोचा भाई ये कैसे आ गया वो कैसे आ गया, आप सीधे फार्मूला लिखो और उसमें वैल्यू डालो, ठीक है, यही सामने आ जाएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छा इस तरीके से डायरेक्टली लिख दिया गया। क्लियर है ना? ठीक है, तो एक दो बार आप क्वेश्चन करते समय फार्मूला लिख कर करो, तो वो क्वेश्चन जब फार्मूला याद हो जाएगा तब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि u तो कैंसिल ही हो जाएगा, फिर यहाँ से m कॉमन ले लो, तो m कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस e डिवाइडेड बाई 2m और डिवाइडेड बाई, यहां पर क्या जाएगा 1 प्लस ई एम डिवाइडेड बाई 2m। तो आप देख सकते हैं m कैंसिल हो जाएगा यहां से और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस ई और नीचे बचेगा 1 प्लस ई, 1 माइनस ई 1 प्लस ई, फोर्थ ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लिया? नेक्स्ट देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 9। An intense stream of water of cross sectional area A strikes a wall at an angle theta with the normal to the wall and returns back elastically। हालांकि वाटर के केस में ऐसा होता नहीं, बट इसने दे रखा है यहाँ पर, जैसे वाटर कहीं पर आप अगर फेंको, जैसे दीवार पर मारो तो वो फैल ही जाता है नॉर्मली, लेकिन उसने क्या कहा कि जिस एंगल पर आप यहाँ पर ऐसे वाटर को भेज रहे हैं वैसे ही आप वहां पर देख रहे हैं कि वो रिटर्न हो जा रहा है। तो area A strikes a wall at an angle theta with the normal to the wall and returns back elastically।
हम पीछे पढ़ चुके हैं ना, जो बॉल वाला केस बताया गया था, तो बॉल वाले केस में आपको बताया गया था कि अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो बॉल जितने एंगल पर आएगी उतने ही स्पीड से, सेम स्पीड से, सेम एंगल पर वो रिटर्न भी होगी। तो इस कंडीशन में जो चेंज इन मोमेंटम हम लोगों ने देखा था वो क्या था, 2mu cos थीटा, याद है ना, 1 प्लस ई होता है, लेकिन ई की वैल्यू अगर इलास्टिक कोलिजन है तो ई इज इक्वल टू 1 लिखवा दिया गया था, तो 1 प्लस 1 2 यानी कि 2mu cos थीटा होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट से ये हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो एंड इट्स वेलोसिटी इज v, देन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल विल बी, कितना फोर्स वॉल पर एक्सर्ट होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो हमें पता है कि न्यूटन्स लॉ क्या है, F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, तो हम लोग उसी का यूज करेंगे, डेल्टा पी अपान डेल्टा टी बोलते हैं या डी पी अपान डी टी बोलते हैं। तो हमें यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम चाहिए, ठीक। तो आप देखो जरा यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि जैसे ये एक इंटेंस स्ट्रीम है तो स्ट्रीम का कुछ क्रॉस सेक्शन होगा, तो आप इसे थोड़ा सा ऐसे हम वाइड करके ऐसे दिखा दे रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं हम इतना सा छोटा सा एक पार्ट है, ये बहुत छोटा सा पार्ट है ये वाटर का, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो a है, और इसकी जो लेंथ है वो dx के बराबर है, और जो स्पीड है यहाँ पर वो उसने क्या आपको दिया है, v के बराबर, ठीक। तो आप ऐसे समझ लो कि ये बहुत, dx का मतलब बहुत छोटा सा पार्ट, तो आप उसको एज अ बॉल ट्रीट कर सकते हैं कि एक बॉल गई, कोलाइड की और रिबाउंड हो गई। तो इस तरह से इसके मोमेंटम में कितना चेंज होगा वो हमें पता ही है, पीछे फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं, इसलिए दोबारा करने की जरूरत है नहीं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, dp डिवाइडेड बाई dt। जो चेंज इन मोमेंटम है, तो इलास्टिक कोलिजन में चेंज इन मोमेंटम हम लोगों ने याद कर रखा, जो सबसे लास्ट वाला केस था जिसमें आया था 1 प्लस ई mu cos थीटा, लेकिन अगर इलास्टिक है तो ई की जगह 1 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 2mu cos थीटा। क्योंकि यहाँ पर स्पीड आपको दी गई है, क्या दिया गया है, v, ठीक है। यहाँ पर ये जो स्पीड दी गई है वो क्या दी गई, v के बराबर, तो हमने यहाँ पर 2mu की बजाय क्या लिख रहे हैं, 2mv cos थीटा एंड डिवाइडेड बाई dt, ठीक। अब लेकिन जो ऑप्शन है या जो चीजें दी गई हैं वो डेंसिटी, क्रॉस सेक्शन एरिया, वेलोसिटी के टर्म में दिया गया है, तो हमें इसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर देखें, जो मास है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी और इंटू वॉल्यूम, ये मास की जगह, बाकी ये वेलोसिटी, ये कैपिटल वी, स्मॉल वी, स्मॉल वी क्या है, वेलोसिटी, कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाई dt। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम यहां पर अगर आपको लिखना हो वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम कितना लिखेंगे, a इंटू डी एक्स, ए इंटू डी एक्स। तो जहां वॉल्यूम है उसकी जगह पर हम a इंटू डी एक्स लिख देंगे, तो 2 रो a इंटू डी एक्स एंड v एंड cos थीटा एंड डिवाइडेड बाई यहां पर क्या हो जाएगा dt, ठीक है। और ये जो dx बाई dt पार्ट आएगा, ये पार्ट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, वेलोसिटी, तो यहां पर v हो जाएगा स्क्वायर में, दैट मीन्स ये आ जाएगा 2 रो a v स्क्वायर cos थीटा, यही आंसर हो जाएगा। यहां पर लिख देंगे dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, नोट कर लिया आपने, तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर जस्ट फोर्स जो है वो dp अपान dt, और dp जो चेंज इन मोमेंटम होगा, जैसे जैसे एक बॉल जाकर कोलाइड करके रिटर्न करती है तो मोमेंटम में उसके चेंज होता है, तो वैसे यहाँ पर इस वाटर के पार्ट में आपने जो चेंज देखा वही चेंज यहाँ लिखना था, उसी के बेसिस पर हम फोर्स देख लेंगे क्या होगा। तो ये होता है 2mv cos थीटा अपान dt, मास को लिख दिया गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा a इंटू dx, और वॉल्यूम की जगह a इंटू dx, dx बाई dt वेलोसिटी हो गई। बस उसी चीज को मॉडिफाई कर लेना था, बस जो चीजें आपको दी गई थी उसके टर्म में। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस केस में जैसे यहाँ पर है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है, इसमें क्या पूछा गया था आपसे, व्हाट इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल, तो आपने ये तो निकाल लिया, लेकिन अगर वो डायरेक्शन आपसे पूछ देता कि जो वॉल पर फोर्स लगेगा यहाँ पर, तो वो फोर्स किधर लगेगा, मतलब वॉल पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा यहाँ पर, या इस डायरेक्शन में फोर्स यहां पर लगेगा, लेफ्ट वाला होगा या राइट वाला,
वॉल पर, लेफ्ट वाला होगा या राइट वाला? राइट वाला होगा ना, लेफ्ट वाला कैसे हो जाएगा? अगर इस ये जो आपने वाटर का जो छोटा सा एलिमेंट माना है, अगर इस पर हम फोर्स पूछते तो ये लेफ्ट वाला हो जाता, क्योंकि ये ऐसे टर्न कर रहा है ना, तो इसका मतलब इधर की साइड में फोर्स लगाया गया होगा तभी उसका डायरेक्शन चेंज हुआ। लेकिन जो दीवार है उस पर जब ये टकराएगा जाकर तो वॉल पर जो फोर्स लगाएगा वो तो इधर लगाएगा ना, तो ये जो यहां पर दिखाया गया दिस इज फोर्स ऑन वॉल। ठीक है, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो इधर रहेगा वॉल पर और परपेंडिकुलर ही रहेगा। ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखना कि जो यहां पर दिखाया ये ऐसा नहीं कि किसी भी डायरेक्शन में हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, क्योंकि जो फोर्स लगेगा अगर कोलिजन होता है तो फोर्स किधर लगता है? लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट का मतलब कॉमन नॉर्मल लाइन। तो अगर ये यहां पर वॉल है तो कॉमन नॉर्मल लाइन यही तो बनेगी जाकर वॉल के केस, जैसे उसमें बॉल के केस में हमने आपको समझाया था कि ऐसे आकर बॉल कोलाइड करती तो ये वाली लाइन क्या थी? कॉमन नॉर्मल लाइन। तो ऐसे यहां पर ये कॉमन नॉर्मल लाइन होगी तो फोर्स ऐसे लगेगा, टकराएगा ऐसे, लेकिन फोर्स जनरेट होगा इस डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये मार्क कर लिया ना आपने डायग्राम में। अ बॉडी ऑफ मास m कोलाइड्स अगेंस्ट अ वॉल विद अ वेलोसिटी v एंड रिट्रेसेस इट्स पाथ विद द सेम स्पीड। द चेंज इन मोमेंटम इज टेक इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एज पॉजिटिव। अब देखो यहां पर बहुत ध्यान से आप समझना, इसमें कुछ बात है। ये क्वेश्चन अच्छा भी क्वेश्चन है, आसान तो है, ये बहुत आसान रहता है, हमें याद ही हो जाता है। और इस पर क्वेश्चन इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, कई बार पूछा गया। तो अभी नीट 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें भी अगर आपको ये पॉइंट याद है तो डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हैं वहां पर। हम लोग करेंगे आगे क्वेश्चन। तो वो इंपल्स का पूछा गया था क्वेश्चन, इंपल्स में भी यही कॉन्सेप्ट सब यूज होते हैं मोमेंटम वाले, क्योंकि हमें पता है इंपल्स इज द चेंज इन मोमेंटम। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो डेल्टा पी इज इक्वल टू ही जे होता है। तो आपको अगर चेंज इन मोमेंटम कहीं पूछा, मतलब वो इंपल्स कहीं पूछा गया तो आप क्या करेंगे? चेंज इन मोमेंटम ही निकाल कर बताएंगे। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कुछ बातों पर, जैसे इसमें एक चीज उसने लिख दिया है, टेक इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एज पॉजिटिव। मतलब उसने आपको पहले से ही मेंशन कर दिया कि पॉजिटिव डायरेक्शन आपको क्या लेना है, तो इसके बेसिस पर आपको देखना है। तो यहां पर देखें, बॉडी ऑफ मास m कोलाइड्स अगेंस्ट अ वॉल विद अ वेलोसिटी v एंड रिट्रेसेस इट्स पाथ विद द सेम स्पीड। मतलब कुछ ये कंडीशन है कि जैसे ये हमने मान लिया कि ये वॉल है और जो वॉल है वो आकर यहां पर कोलाइड करती है इस तरीके से, ठीक, और इसकी स्पीड v दिया गया है तो यहां पर v लेंगे और मास है, और फिर ये रिट्रेस करेगी। रिट्रेस करने का मतलब उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, ऐसे आई तो वैसे ही वापस चली जाएगी। तो ये वापस जब रिटर्न होगी तो हम उसको नीचे दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे जाएगी, मास वही रहेगा m के बराबर और जो स्पीड है वो v रहेगी, क्योंकि उसने क्या कहा? रिट्रेसेस इट्स पाथ विद द सेम स्पीड। द चेंज इन मोमेंटम, अब चेंज इन मोमेंटम आपको निकालना है, तो चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपको यहां पर एक बात देखो, उसने क्या दिया कि टेक इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एज पॉजिटिव। इसका मतलब ये इनिशियल डायरेक्शन है ना, तो इस डायरेक्शन को आपको लेना है पॉजिटिव, तो इसके अगेंस्ट जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। अब आपको निकालना है चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? m इंटू वी, माइनस में या प्लस में? तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा माइनस mv, और जो यहां पर ये है ये भी माइनस mv हो जाएगा। तो दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? यही आंसर होगा। तो अब आंसर इसमें देखो दो दिए गए, एक प्लस में 2mv, एक माइनस में दिया गया। तो हम प्लस वाला टिक करें या माइनस वाला? प्लस वाला टिक करें या माइनस वाला? कुछ लोग प्लस वाला बोल रहे हैं, कुछ लोग कौन सा टिक करें, माइनस या प्लस? अब धीरे धीरे आंसर सही आ रहा है, माइनस। माइनस वाला ही टिक करेंगे ना। इतना टाइम 3 बार जब पूछा तब बाद में तुम्हें पता चला कि अच्छा माइनस, क्योंकि आपको वहां दे रखा है ना उसने, तो जो डायरेक्शन उसने पॉजिटिव दी थी उसको हमने प्लस माना और अपोजिट वाले को माइनस, और फिर हमने सॉल्व कर दिया। तो अगर आपको डायरेक्शन पहले से दी गई है तो जो दिया गया उसके बेसिस पर जो आंसर निकलेगा उसी को आप टिक कर देंगे। लेकिन यही क्वेश्चन आप समझ लो पहले, इसी क्वेश्चन में अगर हम ये वाला जो सेंटेंस दिया गया इसको हम कट कर दें, मतलब इसको हमने हटा दिया यहां से, अब हटाने के बाद इसको हमने सॉल्व किया,
फिर ये आ गया। अब कौन सा आंसर टिक करेंगे? अब प्लस वाला टिक करोगे। तो ये है क्या? अब देखो यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि अगर उसने ये वाला सेंटेंस हटा दिया, टेक इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एज पॉजिटिव, तो अब इस केस में अगर आपने यहां पर मान लिया किसी, अब उसने कोई डायरेक्शन तो दी नहीं, तो जब उसने कोई डायरेक्शन नहीं दी है तो मान लिया एक स्टूडेंट ने क्या किया, उसने इस डायरेक्शन को प्लस लिया, इसको माइनस, और सॉल्व किया तो उसका आंसर क्या आ गया? -2 MV। लेकिन दूसरे ने क्या किया, उसने यहां पर इसे प्लस ले लिया और इसे माइनस ले लिया, तो प्लस में आंसर आएगा। अब उसने कुछ दिया नहीं है, तो फिर माना कौन सा सही जाएगा कि प्लस माने या माइनस? तो जब उसने कोई डायरेक्शन दी नहीं है तो आपसे वो जो पूछ रहा है, इसका मतलब वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। अगर उसने कोई डायरेक्शन नहीं दी तो आपको क्या टिक करना है? मैग्नीट्यूड टिक करना है, तब आप 2 MV करेंगे। तो चूंकि मैग्नीट्यूड, जिसने माइनस में आंसर निकाला उसका भी मैग्नीट्यूड 2 MV होगा, और जिसने प्लस में निकाला उसका भी मैग्नीट्यूड 2 MV ही होगा। तो मैग्नीट्यूड दोनों का एक ही जैसा आएगा, क्योंकि दोनों ने सही किया ना, एक ने इधर प्लस माना, एक ने इधर प्लस माना, तो किसी ने गलत थोड़े किया। जब आपने कुछ दिया नहीं तो हम किसी भी डायरेक्शन को प्लस मान सकते हैं। तो अगर कुछ नहीं दिया गया है तो आप किसी भी डायरेक्शन को प्लस मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, और आंसर जो भी आए उसमें सिर्फ जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो आप टिक करेंगे। लेकिन अगर उसने आपको दे दिया कि इस डायरेक्शन को प्लस लेना है या इस डायरेक्शन को प्लस लेना है, तो जो भी कहा गया उसको प्लस लेकर सॉल्व कर लो, फिर जो आंसर आए उसी को आप टिक कर दो। तो यहां पर हम टिक करेंगे -2 MV, ठीक है, मतलब यहां पर फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि उसने ये चीज दे रखी थी।